सामीन आदाब, मैं आपका मेजबान तारिक रातर आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के आज के खुसूसी प्रोग्राम में सेवा पर्व अभियान के तहत चलाई जा रही प्रोग्राम सीरीज में हम जम्मू कश्मीर में स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को कायम करने और इसे मुस्तहकम यानी स्ट्रांग बनाने के लिए इनसे जुड़े उमूर पर बात करेंगे। आज के प्रोग्राम में जो मेहमान शख्सियत हमारे रूबरू हैं वो हैं जम्मू कश्मीर में डायरेक्टरेट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स की डायरेक्टर जनरल अनुराधा गुप्ता साहिबा। अनुराधा गुप्ता साहिबा, आपका आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के आज के खुसूसी प्रोग्राम में खुशामदीद और खैर मकदम है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। स्पोर्ट्स इकोसिस्टम इन जम्मू एंड कश्मीर इवॉल्व कैसे हो रहा है, इसका एवोल्यूशन कैसे हो रहा है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जम्मू कश्मीर हम सब जानते हैं कि कुछ डिफिकल्ट टाइम से हम निकले हैं और उसमें हमारा जो यूथ है वो सबसे वल्नरेबल सेक्शन रहा है। तो स्पोर्ट्स ने एक बहुत बड़ी भूमिका, बहुत बड़ा रोल प्ले किया है यूथ की एनर्जी को एक कंस्ट्रक्टिव तरीके से चैनलाइज करने में। तो इस बैकग्राउंड में, इस बैकड्रॉप में जो कुछ पिछले सालों में सरकार की तरफ से भी जो एफर्ट्स हुए हैं उसमें अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना, उसकी वजह से जो यूथ है उनको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में इस स्पोर्ट्स की एम्बिट में लाना और उनको सपोर्ट करना। इस तरह से स्पोर्ट्स को आप देखेंगे कि J&K में स्पोर्ट्स J&K की एक नई पहचान के रूप आप कह सकते हैं निकल के आ रहा है और नेशनल मैप पे J&K का नाम जो है आज लिया जाता है, ना केवल इसलिए कि हमारे स्पोर्ट्स पर्सन बहुत अच्छा कर रहे हैं बल्कि हम एक होस्ट भी कर रहे हैं यहाँ पे इवेंट्स और हमने वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर वो हम क्रिएट कर पाए हैं J&K के अंदर। जी मैम, जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आप देख रहे हैं इस टुवर्ड्स दिस एवोल्यूशन डायरेक्टरेट ऑफ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के J&K में, तो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव किस तरह से एक्सप्लेन करना चाहेंगे आप? देखिए, मैं स्पेसिफिकली अपने डायरेक्टोरेट की अगर बात करूं तो हमारे पास देखिए 5-7 हजार का हमारे पास एक मैन पावर रहता है, ह्यूमन रिसोर्स रहता है, जिसमें आपको इंटरनेशनल प्लेयर्स तक मिलते हैं हमारे जो रोल्स पे हैं। और वो एक बहुत बड़ा नेटवर्क J&K में जो स्कूल्स का है उसमें हमारे वो टीचर्स, PETs, PEMs, लेक्चरर्स वो सब रहते हैं, REKs भी हैं। तो उन स्कूल्स के नेटवर्क के जरिए पहले तो एक फाउंडेशनल लेवल पे हमारा जो कंट्रीब्यूशन रहता है, हमारा जो रोल रहता है वो ये रहता है कि टैलेंट को आइडेंटिफाई करना, उनको नर्चर करना, उनको सही प्लेटफॉर्म देना। आप सुनते होंगे बहुत सारी एक्टिविटीज जगह जगह हो रही हैं स्कूल्स में, तो उनके पीछे हमारे ये जो बहुत ही मेहनती हमारे जो टीचर्स हैं वो ये काम करते हैं और उनको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आते हैं, बच्चों को उनको मौका देते हैं। हमारे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जिसमें बच्चों को मौका मिलता है अपने प्रतिभा दिखाने का और इसी के साथ उनको फिर आगे हम बाहर ले जाना, उनको एक्सपोजर देना, बच्चों को दूसरी स्टेट्स में, यूटीज में उनको दिखाना कि किस तरह से प्लेयर्स काम कर रहे हैं। उसके अलावा एक अगर जनरल में मैं बात करूं तो एक हेल्थ एंड फिटनेस का एक कल्चर क्रिएट कर, वो हमारे डायरेक्टोरेट का रोल है। अपार्ट फ्रॉम जो हम इंस्टीट्यूशनल और इंफ्रास्ट्रक्चरल जो क्रिएट कर रहे हैं वर्ल्ड क्लास, जैसे मैंने पहले भी कहा, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं जगह जगह पे और पंचायत लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे, स्कूल लेवल। मैम, जनरली जो है लोग या सोशल इन्फ्लुएंसर्स जो है जैसे स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज हैं जहां भी हमारे कंट्री में J&K में भी कई उभर रहे हैं, तो ये कहा जाता है कि स्पोर्ट्स डिसिप्लिन क्रिएट करता है, जनरेट करता है, उसको डिसिप्लिन में यूथ को एम्बिशियस भी बनाता है। तो इस हिसाब से उनका जो हम कहते हैं कि लाइवलीहुड की तरफ भी उनको ले जाता है। तो क्या आप समझती हैं कि स्पोर्ट्स में इतना पोटेंशियल है? बिल्कुल बिल्कुल। स्पोर्ट्स देखिए एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड फील्ड बनता जा रहा है। अपार्ट फ्रॉम प्लेइंग स्पोर्ट्स फॉर रिक्रिएशन, वहां से शुरू होता है और उसके बाद आगे जाके एक बहुत ही इंस्टीट्यूशनल लेवल पे स्पोर्ट्स खेलना और स्पोर्ट्स के जो अलाइड फील्ड्स हैं जैसे स्पोर्ट्स मेडिसिन है, फिजियोलॉजी है, देन आपका रिसर्च है, देन कोचेस जो हमारे बहुत, क्योंकि देखिए बच्चों को अगर ऑर्गेनाइज्ड वे में खेलना है और नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स में पार्टिसिपेट करके अगर मेडल्स लेना है तो दे नीड कोचेज ऑल्सो। जो हमारे आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, जब वो कॉम्पिटिटिव गेम्स खत्म करते हैं तो एक नया उनका एक फील्ड और शुरू हो जाता है कि वो कोचिंग देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फील्ड इस समय हम देख रहे हैं कि हमारे स्पोर्ट्स पर्सन को ये एवेन्यू मिल रहा है। और जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे और राइजिंग एरियाज इसमें हैं जिसमें हमारे स्पोर्ट्स पर्सन काम करते हैं। अनुराधा जी, टैलेंट हंट कैसे होता है, मतलब किस तरह से डिफरेंट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में या डिफरेंट स्पोर्ट्स फील्ड्स में आप इसको टैलेंट हंट के हिसाब से ही आप किस तरह से इसको मतलब यू अंडरटेक ऑल दीज एक्टिविटीज?
देखिए 2 लेवल्स पे है। एक लेवल जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हमारे टीचर्स जो थ्रू आउट द ईयर बल्कि सालों साल वो बच्चों को खेलते हुए देखते हैं, तो वो पहचानते हैं कि कहाँ पे टैलेंट है। उनके जरिए से हम बच्चों को पहचानते हैं, उनको टैलेंट को उनको निकालते हैं और उनको नर्चर करते हैं। दूसरा होता है ऑर्गेनाइज्ड टैलेंट हंट्स करते हैं हम। टाइम टू टाइम हम इस तरह के इवेंट्स करवाते हैं जिसमें बच्चों कोचिंग कैंप्स लगवाते हैं, जिसमें बच्चों को मौका लगता है अपने इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देने का, और उस इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के बेसिस पे देन वी लेट देम प्ले इन इवेंट्स, जो प्रेस्टिजियस इवेंट्स हैं, जो बाहर उन्हें कहीं भेजना है, किसी टूर्नामेंट में भेजना है, इवन यूटी लेवल पे विद इन जे के, तो उन बच्चों को हम फिर इस तरह से मौका देते हैं। वो उनके लिए एक किस्म का उनका टैलेंट को सपोर्ट करने का हमारा तरीका है। मैडम, ईयरली कैलेंडर जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज का अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर, जाहिर है इसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व होते हैं या आपका फोकस उन्हीं पे है, जैसे आपने पहले बताया, सबसे पहले ही बताया एट द आउटसेट। तो कैलेंडर को किस तरह से उनके एकेडमिक कैलेंडर से उसको कमेंसरेट करते हैं ताकि उनकी पढ़ाई भी अफेक्ट ना हो? देखिए हर साल हमारे डायरेक्टोरेट से एक कैलेंडर निकलता है जिसमें मेजर इवेंट्स जो हमारे हैं वो सब उसमें डेट वाइज दिए होते हैं। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट्स भी अपना एक अलग से इन कंसल्टेशन विद द लोकल स्टेक होल्डर्स अपने कैलेंडर निकालते हैं। लेकिन इस साल अब हमने एक डिसीजन लिया है डायरेक्टोरेट में कि हम एक होलिस्टिक कैलेंडर निकालेंगे। जैसे आपने बात की कि एकेडमिक कैलेंडर के साथ वो क्लैश ना करे, तो वो ध्यान में रखते हुए और बहुत सारे इवेंट्स, मैंने जैसे बताया कि हमारे टीचर्स डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर बहुत सारे जो इवेंट्स होते हैं उसमें वो उनका बहुत बड़ा रोल होता है, तो उन सबको एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से एक कैलेंडर के रूप में लेके आना, हम उस पे काम कर रहे हैं और बहुत जल्दी हम वो कैलेंडर निकालेंगे जिससे कि वो सालों साल फिर उस तरीके से हम उसको अपडेट करते रहेंगे ताकि सारी एक्टिविटीज का हमें पता रहे कि कब कौन सी एक्टिविटी हो रही है। और इसमें एक खास बात ये है कि हमने नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स को ध्यान में रख के ये कैलेंडर बना रहे हैं ताकि हमारे बच्चे जब नेशनल किसी प्रेस्टिजियस इवेंट के लिए अगर उनको तैयार करना है तो हम राइट टाइम पे अपने यहाँ पे जो होम टूर्नामेंट्स होंगे उनको कंप्लीट कर सके ताकि वो टाइम पे वहाँ जा सके, उनकी तैयारी हो सके, उनके कोचिंग हम टाइमली करवा सकें। तो इस तरह का कैलेंडर ऑलरेडी है, उसका इम्प्रूव्ड वर्जन और होलिस्टिक वे में हम बहुत जल्दी रिलीज करेंगे। अनुराधा जी, जम्मू एंड कश्मीर ने खेलो इंडिया विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल जो हुआ गुलमर्ग में, और पहला खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल भी डल लेक में हुआ अभी रिसेंटली, तो आप इन जो फेस्टिवल्स हैं या ये जो टूर्नामेंट्स हैं या जो इवेंट्स हैं, इनको आप किस तरह से देखती हैं और हमारे लिए टेक अवेज क्या है इन इवेंट्स से? देखिए ये हमारे लिए बहुत ही बड़े एक गौरव की बात है, बहुत ही प्राइड की बात है कि खेलो इंडिया के तहत ये विंटर स्पोर्ट्स और वाटर स्पोर्ट्स के साथ जे&के का नाम एक सिनोनिमस हो गया हुआ है। और ये जो विंटर स्पोर्ट्स हैं एनुअल बेसिस पे होते हैं और वाटर स्पोर्ट्स भी अब हर साल हुआ करेगा। मैं यहाँ पे ये बताऊंगी कि इसका जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, हमारा ही सिस्टम कंसर्न है, स्पोर्ट्स काउंसिल, वो करवाता है। लेकिन इसमें हम मिल के डायरेक्टोरेट की तरफ से एक सपोर्ट सिस्टम जो है वो देते हैं। और जो टेक अवे आपने कहा उसमें ये है कि होस्ट हमने किया, हमने वर्ल्ड क्लास प्लेटफॉर्म और इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया। अब हमने इन विंटर स्पोर्ट्स और वाटर स्पोर्ट्स में अपने प्लेयर्स को नर्चर करना है, उनको ग्रूम करना है और उनको बेहतर बनाना। तो वो लेके अब हम आगे चल रहे हैं कि हम होस्ट तो करें ही, साथ ही में हमारी मेडल टैली जो है उसमें भी हम टॉप लेवल पे पहुंच सकें। तो उस तरह से हम इनके बारे में हम तैयारी कर रहे हैं। मैडम जी, जो अक्टूबर नवंबर में बताया जा रहा है कि हमें कि नेशनल गेम्स इवेंट हो रहा है, तो ये अक्टूबर नवंबर में किन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज इसमें इन्वॉल्व है? देखिए नेशनल स्कूल गेम्स होती हैं, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया इनको करवाती है और ये हर एक स्टेट और यूटी में होता है और उनको अलग अलग गेम्स जो स्पोर्ट्स डिसिप्लिन है वो होस्ट करने होते हैं। तो जे&के को जो करना है होस्ट, वो करना है फुटबॉल, वुशु, टाइक्वांडो और टेबल टेनिस। ये 4 स्पोर्ट्स डिसिप्लिन है जिसमें 7 इवेंट्स हम होस्ट करने वाले हैं। मैं थोड़ा सा बताती चलूं ब्रीफली कि फुटबॉल अंडर 19 बॉयज, अंडर 17 बॉयज एंड गर्ल्स, ये 6 अक्टूबर से शुरू होके 1 नवंबर तक हम ये कश्मीर में हम कर रहे हैं, श्रीनगर में कर रहे हैं। उसके अलावा टाइक्वांडो और टेबल टेनिस ये 9 नवंबर से लेके 25 नवंबर तक ये
इसके अंडर 19 बॉयज गर्ल्स और टेबल टेनिस पे भी अंडर 19 बॉयज एंड गर्ल्स, ये हम जम्मू में कर रहे हैं। इसके अलावा हमारी टीम्स बाकी स्टेट्स और यूटीज में पार्टिसिपेट करेंगी, जो अलग अलग स्पोर्ट्स डिसिप्लिन अंडर SGSI जो अप्रूव्ड होते हैं उसमें करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा 6 को हमारा इनॉग्रल उस दिन होपफुली होगा और वैलिडिक्टरी जम्मू में होगा। और हमारी टीम्स, एक तो हम अपना बच्चों को प्रिपेयर कर रहे हैं कि वो बेस्ट परफॉर्म करें। यहाँ थोड़ा सा बताना चाहूंगी आपको कि 2022-23 में स्कूल गेम्स में हमारी जो मेडल टैली थी वो थी 4, जस्ट 4 मेडल्स हमारे आए थे, जिसमें 1 गोल्ड था। और खुशी की बात यह है कि पिछले साल हमारे 70 मेडल्स आ गए थे और उसमें से हमारे 14 गोल्ड थे। तो एब्सोल्यूट टर्म्स में शायद ये छोटा लगे अचीवमेंट, लेकिन अगर आप कंपेयर करेंगे तो वी हैव कम अ लॉन्ग वे। और इस साल हम कोशिश करेंगे कि इससे भी बेहतर हमारी परफॉर्मेंस हो सके। तो मुझे लगता है जम्मू और कश्मीर के स्पोर्ट्स लविंग लोगों को एक बहुत अच्छा इवेंट बच्चों को खेलते हुए देखने को मिलेगा। और मेरी इन्विटेशन रहेगी सबसे कि आएं और गेम्स को देखें और बच्चों का जो उनको प्रोत्साहन भी दें, उनका हौसला अफजाई करें। इसके साथ छोटा सा एक जहन में आ रहा है कि जो हमने अभी कैलेंडर की बात की कि एकेडमिक कैलेंडर और स्पोर्ट्स कैलेंडर जो है वो क्लैश न हो जाए। क्या अक्टूबर नवंबर में यहाँ एग्जाम्स का कुछ ऐसा यहाँ कश्मीर रीजन में इस तरह, क्योंकि एकेडमिक कैलेंडर चेंज हो गया यहाँ पे एग्जाम कैलेंडर, क्या इसके साथ क्लैश तो नहीं हो रहा है इन बच्चों के लिए? नहीं, हमने ये डेट्स का, क्योंकि हमारे वहाँ पे लोकल लेवल पे हमारे जॉइंट डायरेक्टर हैं, उनकी टीम ऑफ ऑफिसर्स है, वो सब कोऑर्डिनेशन में करते हैं। और इसका पूरा जो कैलेंडर बनता है ये नीचे से ये पूरा कनेक्टेड है। पहले स्कूल लेवल पे इवेंट होता है, फिर जोन, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर डिवीजन एंड देन यूटी, फिर ये नेशनल स्कूल गेम्स में इनकी पार्टिसिपेशन होती है। तो ये पूरा एकेडमिक कैलेंडर को ध्यान में रख के ही बनाया गया है और ये होपफुली ये जो डेट्स हैं ये क्लैश नहीं करेंगी इनके साथ। अनुराधा जी, इंफ्रास्ट्रक्चर remains backbone of undertaking any activities in all sectors, different sectors जो हमारे हैं, तो किस तरह का स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, या और आपके प्लान रोड मैप क्या है इनको क्रिएट करने के लिए टू पुट इन प्लेस ऑल दीज फैसिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर? देखिए, एक तो हमारा जो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर JNK में आप जो देखते आए होंगे, सुनते आए होंगे, जो बड़े बड़े हमारे स्टेडियम्स हैं वो तो स्पोर्ट्स काउंसिल उसको बनाती है और वो बना ही रही है। लेकिन खुशी की बात ये है कि डायरेक्टोरेट ने भी बहुत सारा स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक भी बहुत अच्छे अच्छे सिंथेटिक टर्फ्स जो है अलग अलग स्पोर्ट्स डिसिप्लिन में हमने क्रिएट किए हैं। और बड़े तौर पर अगर आप देखेंगे तो खेलगाम नगरोटा एक हमारा जम्मू डिवीजन में एक बहुत बड़ा एक ऐसा हब बन गया है, जहाँ पे हमने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट किया है, जिसमें आपको एथलेटिक ट्रैक है, सिंथेटिक फुटबॉल टर्फ है, हॉकी फील्ड है, क्रिकेट का वहाँ फील्ड है, मल्टीपर्पज एक हॉल जिसपे बहुत सारे इंडोर गेम्स खेली जा सकती हैं। उसके अलावा कश्मीर डिवीजन में हमारा गांदरबल में फिजिकल कॉलेज ऑफ एजुकेशन जो ऑलरेडी एक बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ ऑलरेडी है, वहाँ भी बहुत अच्छे अभी और इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास का जो सिंथेटिक हॉकी फील्ड है, फुटबॉल और एथलेटिक ट्रैक है, वो वहाँ पे कंप्लीशन पे है और वो बहुत जल्दी वो भी यूज में आ जाएगा। और ये क्यों जरूरी है, मैं ये जस्ट ऐड करना चाहूंगी छोटी सी बात, कि इसलिए जरूरी है कि हमारे बच्चे जब वो बाहर जाएं या स्पोर्ट्स पर्सन इन जनरल अगर यहाँ पे वो अगर किसी मैनुअल ग्राउंड पे करेंगे या ऐसे इक्विपमेंट को यूज करेंगे जो कि कंपटीशन गेम्स में यूज नहीं होता है, तो फिर वो उनके परफॉर्मेंस अफेक्ट होती है। तो गवर्नमेंट इज ट्राइंग कि उनको उसी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे मिले जो कि उन्हें बाहर जाके फिर बड़े बड़े जो इवेंट्स हैं, नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स हैं, वहां पे उनको जाके प्ले करना है और वो तब ये ना महसूस करें कि हमें वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली जो बाकी उनके साथ जो उनके कंपेटिटर्स हैं उनको मिली। जी अनुराधा जी, जैसे आपने खेल गांव की बात की, उससे पहले मैं थोड़ा सा ये आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो डिफरेंट आपने बताए फुटबॉल पिचेस, सिंथेटिक फुटबॉल, वो जो है टर्फ्स हैं, एस्ट्रो टर्फ्स हैं हॉकी फील्ड्स के लिए, या एथलेटिक ट्रैक्स, आपने बास्केटबॉल या वॉलीबॉल कोर्ट्स वगैरह, या जो स्टेडियम्स हैं जम्मू रीजन में भी, नॉट ओनली जम्मू मीन जम्मू सिटी या कश्मीर मीन श्रीनगर सिटी, तो बाकी एरियाज में जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं जम्मू डिवीजन में भी, कश्मीर डिवीजन में भी, जहाँ पे पोटेंशियल है इन चीजों को क्रिएट करने के लिए, और वहां से भी बहरहाल बच्चे, स्टूडेंट्स, कॉलेजेट्स या बाकी जो भी स्पोर्ट्स में जाना चाहेंगे, तो इसके लिए क्या किया जा रहा है डायरेक्टरेट की तरफ से?
देखिए, मैं आपको बताऊं, हमारा जो इस साल का एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताऊं कि 48 करोड़ का हमारा जो कैपेक्स है, जो एक्सक्लूसिवली स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए है। और ये सिर्फ जम्मू सिटी या श्रीनगर सिटी की बात नहीं हो रही है, ये पंचायत लेवल, कम्युनिटी लेवल, डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग जगहों पे जहाँ पे बच्चों में खेलने का पोटेंशियल है और जहाँ उनकी डिमांड है, जहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स हमारे पास आते हैं या ऑनरेबल लेजिस्लेटर्स की तरफ से हमें डिमांड्स आती हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए, रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए ये ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर अलग अलग लेवल्स पे नुक एंड कॉर्नर में आपको नजर आएगा, बहुत ही दूर दराज के इलाकों में आपको नजर आएगा। और अगले सालों में हम स्पोर्ट्स हॉस्टल्स की बात कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे, ताकि दूर दराज से बच्चे आके वहाँ पे रह सकें और उसी कॉम्प्लेक्स में उनको खेलने की भी कुछ सुविधाएं जो है वहीं पे एक ही जगह पे मिल जाएं। 2 बड़े यूथ हॉस्टल्स जो बजट अनाउंसमेंट भी थी इस साल, एक जम्मू में और एक कश्मीर में, ये 300 बेडेड कैपेसिटी का जो है ये बनने जा रहा है और ये इस साल शुरू होंगे और होपफुली अगले साल तक ये कंप्लीट होंगे। तो इस तरह से डायरेक्टोरेट की ये एफर्ट है कि एक बड़े कैनवस पे हम काम करें, ना कि सिर्फ कुछ जगहों पे ही फोकस करें, सो दैट लार्ज हम आइडेंटिफाई कर सकें टैलेंट को और ग्रूम कर सकें। मैडम, डायरेक्टरेट ने टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेशन किया होगा, जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट किया होगा, तो क्या सक्सेस स्टोरीज हैं जम्मू कश्मीर के हवाले से, या किस किस टूर्नामेंट में यहाँ लड़के लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया है पिछले कई सालों में? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि हमारा हम जो फाउंडेशनल लेवल है हम उसको ज़्यादा केटर करते हैं डायरेक्टोरेट की तरफ से, तो उसमें हमारे नेशनल स्कूल गेम्स में जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे बच्चों ने, जैसे 14 गोल्ड मेडल्स हमने लिए और 70 मेडल्स टोटल हमने लिए अलग अलग फील्ड्स में। जैसे सईद एहतिशाम इंद्रावी वेट लिफ्टिंग में इन्होंने लिया, ईशान परियार ने टाइक्वांडो में लिया। इस तरह से अलग अलग बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने सक्सेसफुली अपने स्केटिंग में, तमन्ना सैनी अंडर 17 में, उदय नारायण शर्मा अंडर 17 बॉयज में, इस तरह से नेशनल स्कूल्स में बहुत शाइन किया हमारे बच्चों ने। अभी एक रिसेंट मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगी कि थोड़े से एफर्ट्स हमने लिए। इंटरनेशनल गेम्स होने वाली हैं चाइना में वॉलीबॉल की, तो उसके लिए पुणे में कोचिंग कैंप लगना था और उस कोचिंग कैंप के लिए भी ट्रायल्स लिए जा रहे थे कि उस कोचिंग कैंप में किसको लिया जाएगा। तो हमने ये थोड़े से एफर्ट्स हमने किए अंडर 14 में। तो हमने अपने बॉयज और गर्ल्स की टीम, पहले हमने यहाँ उनको कोचिंग करवाई, काफी इंटेंसिव कोचिंग हमने करवाई, सो दैट दे परफॉर्म वेल एट द ट्रायल्स एंड उनको आगे मौका मिल सके। तो इस एफर्ट का फायदा ये हुआ कि हमारा एक यंगस्टर है नासिर सोफी नाम से, उसकी सिलेक्शन हुई है कोचिंग कैंप के लिए। तो इसी तरह से अलग अलग और भी जो टूर्नामेंट्स हैं उसमें हम नेशनल लेवल पे बच्चों को भेजते हैं, दे ब्रिंग लॉरेल्स फॉर द यूटी। मैडम, पैरा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज का क्या स्टेटस है, ब्रीफली बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल, पैरा स्पोर्ट्स में हमने पिछले साल एक बहुत बड़ा इवेंट करवाया था। उससे पहले हमारा ज्यादातर हम महदूद रहते थे स्कूल्स पे ही, लेकिन अब स्पोर्ट्स पॉलिसी 2022 में आई है जिसमें हमारा बहुत स्कोप को ज्यादा आगे एक्सपैंड किया गया है, एक स्पोर्ट्स फॉर ऑल, फिटनेस फॉर ऑल, जिसमें एक इंक्लूसिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है। और इसमें भी मैं आपको रिसेंट एक बताना चाहूंगी कि हमें मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट से एक रिक्वेस्ट आई थी कि आप अपने पैरा एथलीट्स को अगर नॉमिनेट करना चाहें, एक इवेंट हो रहा है उसमें हमने अपने 4 पैरा एथलीट्स अभी भेजे हैं। तो इस फील्ड में हम ऑलरेडी वी आर वर्किंग ऑन इट और इसको आगे आने वाले वक्त में और ऑर्गेनाइज्ड वे में हम करना चाहेंगे। मैडम, फिटनेस स्पोर्ट्स का तो ये दे आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, तो फिटनेस के हवाले से क्या काम हो रहा है, इसमें क्या क्या इसमें क्या प्लान्स होते हैं या किस तरह का काम हो रहा है? देखिए, अभी जैसे मैंने अभी बात की थी एक होलिस्टिक कैलेंडर की, उसी में हमने हेल्थ एंड फिटनेस कैलेंडर इसकी भी बात की है। और हेल्थ एंड फिटनेस का एक अलग से जो अलग अलग एज ग्रुप्स हैं उनके लिए फिटनेस का क्या क्या प्रोटोकॉल होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी इनफैक्ट फिट इंडिया में भी है। और फिट इंडिया जब आप प्रमोट करते हैं तो ये प्रमोट उसमें होता ही है। और बहुत सारे इवेंट्स जैसे योगा डे होता है या विकसित भारत के बहुत सारे इवेंट्स है। अभी जैसे सेवा पर्व की आप बात कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे इवेंट्स हम कम्युनिटी लेवल पे, पंचायत लेवल पे करवा रहे हैं, जिससे
अलग अलग एज ग्रुप्स को अपने हिसाब से क्या उनको फिटनेस कैसे रखनी है, कैसे मेंटेन करनी है, कैसे अपनी बॉडी को चैलेंज करना और कैसे इम्प्रूव करना है। वी आर वर्किंग ऑन दैट, बट अब आगे आने वाले वक्त में एक कैलेंडर की शेप में इसको देके और हम वी आर प्लानिंग कि हम जैसे कुछ मंथ का चैलेंज अलग अलग एज ग्रुप्स के लिए वो हम जल्दी ही लॉन्च करेंगे, ताकि लोग हमारे साथ जुड़ सके इन अ मोर स्ट्रक्चर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड मैनर। अनुराधा जी, विंटर एडवेंचर स्पोर्ट्स के हवाले से जम्मू कश्मीर में किस तरह का फैसिलिटेशन या जैसे ट्रेनिंग इक्विपमेंट वगैरह ये आपकी तरफ से किस तरह से प्रोवाइड किया जा रहा है, क्या फैसिलिटेशन मिल रही है? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि विंटर स्पोर्ट्स मेनली जो इवेंट होता है वो इवेंट स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से ऑर्गेनाइज किया जाता है और वो अलग से एक कर रहे हैं उसको प्रोफेशनल लेवल पे। लेकिन हमारी डायरेक्टोरेट की तरफ से जो एफर्ट्स मैंने शायद अभी रेफरेंस दिया कि हमने स्कीइंग कोर्सेज पिछले साल हमने करवाए हैं गुलमर्ग में और गुरेज में। उसमें हमने 50 बच्चों का बैच जो हमने लिया, दिसंबर 2024 से स्टार्ट हुआ और मार्च 2025 तक हमने किया। उसी को आगे लेते हुए हमने अब कुछ नई साइट्स भी उसमें इंक्लूड की हैं, जैसे जम्मू डिवीजन में भद्रवा है, नथा टॉप है, कश्मीर में भी सोनामर्ग है, इस तरह की गुरेज तो है ही। तो उन पे हम इस बार, ये बेसिक कोर्स था जो हमने करवाया था, तो इस बार हम उनका एडवांस्ड कोर्स करवाने का सोच रहे हैं और उसके लिए हमने इन जगहों के इन डिस्ट्रिक्ट्स के लिए स्पोर्ट्स जो स्कीइंग किट्स होती हैं वो हमने ऑलरेडी उसको प्रोक्योर करने के लिए अपने डिस्ट्रिक्ट्स को कहा हुआ है। तो वो होपफुली इस बार विंटर्स में हम वो एडवांस्ड कोर्स भी करवा पाएंगे। जी, डायरेक्टरेट ऑफ यूथ सर्विसेज स्पोर्ट्स जो हैं, क्या कोई इंसेंटिव्स प्रोवाइड करते हैं उनको पार्टिसिपेंट्स इन जनरल और विनर्स जो होते हैं डिफरेंट गेम्स में, डिफरेंट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में? देखिए, जो नेशनल स्कूल गेम्स हैं उसमें जो पार्टिसिपेशन होती है, एक तो जो बाकी हम बच्चों का बाकी जो एक्सपेंसेस वो सब हम बेयर करते हैं, उसके अलावा जो पार्टिसिपेशन करते हैं उनके लिए भी अलग से स्कॉलरशिप देते हैं और जो मेडलिस्ट उनके लिए भी हम अलग से स्कॉलरशिप हमारी तरफ से जाता है बच्चों को, वो डीबीटी मोड से हम उनको प्रोवाइड कर देते हैं। मैडम, दूसरे एक अहम मुद्दे की तरफ आते हैं। वी कैन से कि स्पोर्ट्स इस तरह का एक टूल है जो नौजवानों को, बच्चों को उन चीजों से दूर रखे, जैसे ड्रग अब्यूज है, ड्रग एडिक्शन है या कोई और चीज जो है, डिस्ट्रैक्शंस हैं। क्या आप समझती हैं कि इन चीजों से जो यंगर जनरेशन है उनको हम उस तरफ न जाने दें और अच्छे पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाएं? देखिए, मेरा तो ये मानना है कि अगर ड्रग्स से किसी कोई चीज बचा सकती है, प्रिवेंटिव मैं बात कर रही हूँ, अगर कोई बचा सकता है तो वो स्पोर्ट्स बचा सकता है। मतलब व्हेन यू गेट एडिक्टेड टू फिटनेस, व्हेन यू गेट एडिक्टेड टू स्पोर्ट्स, तो आपके लिए फिर वो दूसरा रास्ता नहीं रहता है। सिर्फ हमने करना ये है कि हमारा जो इंस्टीट्यूशनल मशीनरी है वो बच्चों को चैनलाइज करे, उनकी एनर्जी को कंस्ट्रक्टिव वे में ले जाए, उनको ऑल्टरनेटिव दे। तो जब हम उनको इंगेज रखेंगे, जैसे पिछले साल अगर हम फिगर्स ले लें तो अबाउट 45 लाख यूथ को हमने इंगेज किया अलग अलग एज ग्रुप्स के। तो अगर हम उन सबको इंगेज कर सकते हैं स्पोर्ट्स के माध्यम से, तो जाहिर सी बात है कि ड्रग्स की तरफ उनका जो रुझान है वो डेफिनेटली कम होगा और ना के बराबर होगा। तो मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स एक बहुत बड़ा टूल है, बहुत बड़ा एक इंस्ट्रूमेंट है फॉर डिस्करेजिंग यूथ फ्रॉम गोइंग टुवर्ड्स इवल्स लाइक ड्रग अब्यूज। मैडम, फ्रेजाइल एज में या बड़ी नाजुक एज में, सेंसिटिव एज में आपके साथ बच्चे, बॉयज, गर्ल्स, आप इन्वॉल्व होते हैं, इनको आप इंगेज करते हैं स्कूल लेवल से, फिर हायर सेकेंडरी, कॉलेज वगैरह जैसे भी हैं। क्या कोई इनबिल्ट मैकेनिज्म है ऐसा या इस तरह का आपका प्रोविजन जिससे इन बच्चों का किसी भी तरह का हैरासमेंट, किसी भी तरह का एक्सप्लॉयटेशन ना हो? तो इस तरह आपने इसका ख्याल रखा है या आपका इसमें कोई स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म है? देखिए, इसमें तो हमारा जो जिस तरह से हम ये इवेंट्स प्लान करते हैं, उन इवेंट्स को एक बहुत बड़ी एक प्रोसेस से निकलती है वो, जिसमें सिलेक्शन के लिए हम जो ट्रायल स्टेप लेते हैं वो एक किस तरह की कंडीशंस में हम लेते हैं, वो एक पूरा प्लान किया जाता है उसको। और सबसे इम्पोर्टेंट उसमें होता है कि किन लोगों को हम एसोसिएट कर रहे हैं। तो जिनके क्रेडेंशियल्स बिल्कुल सही हैं, जो एक्सपीरियंस्ड हैं, मैच्योर्ड लोग हैं, उनको हम साथ में लगाते हैं। और उसके ऊपर एक पूरी हायरार्की है, ये नहीं है कि जस्ट जो सिलेक्टर्स हैं उनको छोड़ दिया या जो स्कॉट टीचर्स हैं उनको आपने साथ में लगा दिया, बट देयर इज अ मॉनिटरिंग एट डिफरेंट लेवल्स। मैं आपको एग्जाम्पल बताना चाहूंगी कि जैसे पीछे हमारा एक यूथ फेस्टिवल हरियाणा में हमने अपने बच्चों को भेजा, तो उसमें हमारे इवन मैं खुद बच्चों के साथ मैंने इंटरैक्ट किया। और उसके अलावा अभी
रिसेंटली हमने ये जो वॉलीबॉल के लिए बच्चों को भेजना था, उन्हीं दिनों यहाँ पे वो फ्लड लाइक सिचुएशन हो गई थी, एक बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन थी। तो हमने जिस लेक्चरर को उनके साथ लगाया हुआ था बच्चों के साथ, वो शी वाज सो सिंसियर, इतनी डेडिकेटेड थी कि वो बिल्कुल बच्चों के साथ उसने शी वेंट आउट ऑफ द वे टू प्रोटेक्ट देम और उनकी हेल्प करना। तो अलग अलग लेवल्स पे मॉनिटरिंग करना और सही लोगों को चुनना और उनको सही कंडीशंस में रखना। हमारे जहाँ बच्चे रहते हैं यूथ हॉस्टल्स में, वहाँ पे कंडीशन, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी का ध्यान रखना। तो ये सारी चीज़ों को बहुत सोच समझ के हम उस पर पूरा ध्यान देते हैं। तो वी आर एक्स्ट्रा केयरफुल अबाउट दिस और इसको फर्दर इम्प्रूव और करने की हमारी कोशिशें हमेशा रहेंगी। अनुराधा जी, जो पार्टिसिपेशन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में बच्चे करते हैं, फिर आगे जाते हैं, उनका एज बढ़ता है, फिर उनकी आउटस्टैंड चलिए परफॉर्मेंस भी अच्छी होती है, लेकिन यहाँ से वो पढ़ाई का भी उनका एक साइड बाय साइड चलता है। तो आफ्टर ऑल जो एंड गोल होता है ओवरऑल, किसी भी, चाहे आप मेडिसिन में जाएं, इंजीनियरिंग में जाए, अब स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी हम जब चाहते हैं कि प्रोफेशनल बने, क्या ये स्पोर्ट्स एक्टिविटीज जो हम कर रहे हैं एक मास लेवल पे, क्या इनके लिए कोई लाइवलीहुड का साधन हम कहें या टूल बन सकता है ये स्पोर्ट्स? देखिए, पहली बात तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी कि ये जो मैंने कहा कि हम लैक्स ऑफ यूथ को इन्वॉल्व कर रहे हैं, एंगेज कर रहे हैं स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में, तो इसका तो जो लार्जर ऑब्जेक्टिव है, वो लार्जर ऑब्जेक्टिव ये है कि उनको स्पोर्ट्स के माध्यम से उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना, उनको हेल्दी लाइफस्टाइल हैबिट्स की तरफ ले जाना, वो एक लार्जर गोल है। बट इसमें कुछ लोग, सब लोग तो नहीं जा सकते हैं इसको, सब लोग तो स्पोर्ट्स को लाइवलीहुड लेंगे भी नहीं, क्योंकि सबके अपने अपने एम्बिशंस भी होते हैं, सबने अपनी अपनी लाइन भी चूज की होती है। बट दोज who want to pursue sports as a career, sports can be a very good avenue for those who love sports and want to have a livelihood through sports. मैम, क्या ट्रांसपेरेंसी के साथ, अकाउंटेबिलिटी के साथ और एक दयानतदाराना सिस्टम के साथ डायरेक्टरेट ऑफ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स या इससे जुड़े जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, क्या इसमें इस तरह का अभी हमारा सिस्टम ऐसा बना हुआ है या बन रहा है ताकि जो लोग भी मेरिट पे जाएं, जो लोग भी मेहनत करके जाएं, जो लोग भी अपनी परफॉर्मेंस के बेसिस पे कमाल करें, कमाल दिखाएं, क्या उनकी रिकॉग्निशन ट्रांसपेरेंटली होगी? और क्या ट्रांसपेरेंसी का अंसुर जो है, वो जो एक स्पिरिट है, सोल है किसी भी सिस्टम में, क्या वो हम देख सकते हैं आपके डायरेक्टरेट में? देखिए, मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी कि आज के समय में, जो इस समय पर्टिकुलरली मैं अपने ही यूटी की अगर बात करूंगी, जेएंडके की बात करूंगी, तो सिस्टम्स ओवर द इयर्स इस तरह से इवॉल्व हुए हैं जिसमें सिलेक्शंस, जिसमें रिक्रूटमेंट्स, इसके लिए एक बहुत ही सेट प्रोसीजर्स हैं और एक बहुत बड़ा रोल जो प्ले किया है रिसेंट ईयर्स में, वो रोल प्ले किया है टेक्नोलॉजी ने। तो टेक्नोलॉजी को इफेक्टिवली यूज करना और बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से लोगों के सामने रख के, आप देखते होंगे कई सारे एग्जाम्स होते हैं और उसका इमीडिएटली उसका रिजल्ट भी उसी समय साथ तैयार होता है। अभी मैंने बात की कि नीट में जैसे मार्क्स में जो उनको मिलता है, एडिशनल एडवांटेज मिलता है, इट इज सो ट्रांसपेरेंट, सबको दिखता है कि किसको कितने मार्क्स मिले, किसने क्या किया था। आज के दौर में लोग बहुत अवेयर भी हैं, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा कैटलिस्ट होता है सिस्टम को ठीक करने में। आपने क्योंकि मुझे स्पेसिफिकली डायरेक्टोरेट की बात की, तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि एक तो हम ऐसे इकोसिस्टम में काम कर रहे हैं जहाँ पे हमें ट्रांसपेरेंसी के अलावा और कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं है। बट येस, एज डायरेक्टर जनरल ऑफ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स, क्योंकि अभी मैं इनकम्बेंट हूँ, तो मैं ये एश्योर करना चाहूंगी आपको कि हर एक प्रोसेस में, हर एक इनिशिएटिव में you will find that there is not just efficiency, but there is also transparency and there is accountability. Every person at every level. अनुराधा गुप्ता साहिबा, सरकारी मसरूफियात में से पब्लिक इंटरेस्ट में आपने अपना कीमती वक्त इस प्रोग्राम के लिए दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे मौका दिया बात करने का, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सामईन, आज के प्रोग्राम के हवाले से आप अपनी आरा और तजावीज़ हमारे ईमेल radiokashmir@gmail.com पर भेज सकते हैं। इसके साथ ही सेवा पर्व अभियान के तहत आज के इस शुमारे का वक्त इख्तिताम पजीर होता है। मुझे मेरे साथी न्यूज एडिटर अशफाक अहमद शाह, रिकॉर्डिंग मुआविन जावेद अहमद वानी और एडिटिंग असिस्टेंट मुख्तार अहमद शाह के हमरा इजाजत दें। खुदा हाफिज।